तो टर्म 2 का सिलेबस सामने देख रहे हो तुम लोग, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है अगर होता है तो इसमें हमारे पास सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है जो हमने किया है। उसके बाद स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिलेगा हमें, जिसको भी हम करेंगे बाद में। तो ये दोनों चैप्टर 20 मार्क्स के रहेंगे, तो इक्वली 10-10 मार्क्स हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इंटरनल ट्रेड में और इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी दोनों 20 मार्क्स के हैं, तो ऑलमोस्ट इंटरनल बिजनेस में कुछ करने वाला है नहीं। तो इंटरनल ट्रेड में हमारा टॉपिक तो बहुत सारे थे, बट इसको भी काफ़ी डिलीट किया गया है। तो सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो देख पा रहे होंगे। इंटरनल ट्रेड के अंदर हमारे पास हमें करना क्या है, देखो, एक तो करना है मीनिंग एंड टाइप ऑफ सर्विसेज रेंडर बाय होलसेलर एंड द रिटेलर। मतलब इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या है, और उसमें होलसेलर और रिटेलर दो ट्रेडर होते हैं, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें हम इंटरनल ट्रेड का मीनिंग करेंगे, एंड देन द सर्विसेज ऑफ होलसेलर एंड द रिटेलर, जो कंज्यूमर को या प्रोड्यूसर को जो सर्विसेज देते हैं। उसके बाद रिटेलर में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिटेलर्स होते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। तो स्मॉल स्केल वालों को इन्होंने बिल्कुल डिलीट कर दिया है, स्मॉल लेवल पे जो रिटेलर्स होते हैं। लार्ज स्केल रिटेलर की इन्होंने बात की है यहाँ पे, उसमें भी दो टॉपिक को इंक्लूड किया है, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर। तो हम ये पढ़ने वाले हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि तुम अपने आसपास इसको देखते भी हो। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम सिर्फ मीनिंग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और सिर्फ उसका बेनिफिट पढ़ेंगे अपने नेशन के लिए और बिजनेस फर्म के लिए। क्लियर है? यस सर। हाँ, ये नेहा रोए को है ना, मैंने कितनी बार बोला है कि सिर्फ अपने नाम से आ सकता है। हम्म। सर तो हमारे क्लास में ही है वो भी। है, पर नेहा नहीं है ना, नेहा कुमारी है। ऐसे थोड़ी ना कोई भी आ जाएगा ऐसे किसी भी नाम से। हाँ, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का न्यू चैप्टर, दैट इज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड से पता लग पा रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेड का मतलब होता है, ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट। जब हमने अपना फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, तो वहाँ पर भी हमारे ट्रेड के टाइप थे या नहीं थे? यस सर। यस सर। हाँ, तो वहाँ ट्रेड का मीनिंग यही था, ट्रेड मीन्स ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। इट मीन्स अपने मार्केट के अंदर जो भी हम ट्रेडर देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर अर्निंग प्रॉफिट। So anything which have certain limit on the basis of geographical location of buyer and seller, trade can be classified into two category। मतलब जो हमारे बायर्स और सेलर है, उनके जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे हम ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा इंटरनल ट्रेड है, और दूसरा हमारा एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं उसे। क्लियर है? यस यस सर। अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के मीनिंग के बारे में समझेंगे। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, इतनी बड़ी बातें हैं नहीं। इंटरनल ट्रेड मीन्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री और अ नेशन, नोन एज इंटरनल ट्रेड। इसको हम डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं, नेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं, और होम ट्रेड भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस 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 सर। और दूसरा हमारा है एक्सटर्नल ट्रेड, या जिसको हम दूसरा नाम इंटरनेशनल ट्रेड भी दे सकते हैं, और तीसरा नाम फॉरेन ट्रेड भी दे सकते हैं। So when buying and selling of goods and services take place across the geographical boundary of two countries, known as external trade या फिर international trade। जब हम चीज़ें खरीदे और बेचे अपने ही कंट्री के अंदर, उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड होता है जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में व्यापार करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, देन इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अपने कुछ फ़ायदे हैं और इंटरनेशनल ट्रेड के अपने कुछ फ़ायदे हैं। इंटरनल ट्रेड करना काफ़ी सिंपल है, क्योंकि वो हमारी कंट्री के अंदर ही होगा, जिसमें एक ही टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज़ किया जा सकता है, एक ही टाइप ऑफ करेंसी यूज़ किया जा सकता है, और सेम टाइप ऑफ रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे हर किसी के लिए। बट इंटरनेशनल ट्रेड में लैंग्वेज बैरियर्स भी रहेगा, करेंसी बैरियर भी रहेगा, और रूल्स और रेगुलेशन भी दो कंट्री के फॉलो किए जाएंगे। क्लियर है या नहीं है?
Yes, sir. इंटरनल ट्रेड के अंदर हम दो ट्रेड की बात करेंगे, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड तुम जानते ही होगे, होलसेल ट्रेड वो ट्रेड है जिसके अंदर कमोडिटी और गुड्स को बल्क में परचेज किया जाता है एंड देन रिटेलर को सेल किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी में। क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. होलसेल ट्रेड में, होलसेल ट्रेड में जो इंगेज्ड होते हैं ट्रेडर, वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डील नहीं करते, वो फ्यू आइटम्स या फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं। जैसे कि सपोज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वाले होलसेलर तो क्या रखेंगे, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखेंगे। अगर हम देखें फूड ग्रेन्स आइटम वाले होलसेलर तो उनके पास मिलेगा दाल चीनी चावल एंड ऑल ये सब, है ना। अगर हम बात करें कि भाई कपड़े वाले होलसेलर तो इट मीन्स वो डील कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कपड़े में। और रिटेल ट्रेड क्या होता है, जो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं, जिनका सीधा कांटेक्ट किनके साथ होता है, कंज्यूमर के साथ होता है। तो रिटेल ट्रेड में बेसिकली जो ट्रेडर्स हैं दे विल बाय द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वेरियस वेराइटीज फ्रॉम होलसेलर एंड देन सेल टू द कंज्यूमर। क्लियर और नॉट? Yes, sir. मतलब with the help of these mediators, these are called our intermediaries या middlemen in the process of distribution of goods and services। तो कंज्यूमर तक चीज़ें पहुंचाने के लिए हमारा जो प्रोड्यूसर है वो होलसेलर और रिटेलर की मदद लेता है। तो इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंज्यूमर है उसको राइट टाइम पर राइट प्लेस पर जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूसर के द्वारा मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे होलसेल ट्रेड क्या है। होलसेल ट्रेड बहुत सिंपल है, रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज। होलसेल ट्रेड वो ट्रेड है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को लार्ज क्वांटिटी में बाय किया जाता है, खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं, उन्हें आगे रीसेल करने के लिए या इंटरमीडिएट यूज मतलब या कोई और चीज बनाने के लिए। समझ में आई कहानी? Yes, sir. In other words, wholesaler is a person who buys goods from producer in bulk quantity and sell to the retailer। तो होलसेलर मीन्स जो होलसेल ट्रेड करता है उस पर्सन को होलसेलर कहते हैं। तो होलसेलर कौन होता है, जो प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से, कंपनियों से सीधा खरीद के आगे छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को क्या करता है, गुड्स को सेल करता है। तो होलसेल ट्रेड क्या है, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी को परचेज करके आगे रीसेल कर दिया जाता है रिटेलर को। क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होलसेलर एक लिंक है, लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। देखो हमारा जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मींस गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बीच में इंटरमीडियरीज और मिडलमैन है, तो उसी में हमारा फर्स्ट मिडलमैन होलसेलर होता है। तो होलसेलर एक फर्स्ट कड़ी है, फर्स्ट लिंक है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। बिल्कुल सही बात है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, मतलब जनरली होलसेलर जो होता है वो कंज्यूमर को सेल नहीं करता है, वो पहले रिटेलर को करेगा एंड देन रिटेलर जो होगा वो कंज्यूमर को करेगा। क्लियर है? Yes, sir. होलसेलर हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू रिटेलर। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन्स वो हमारे कंट्री के न जाने कौन कौन से पार्ट से आते हैं, तो उनके लिए इतना इजी नहीं है कि चीज़ों को वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए अल्टीमेट कंज्यूमर तक। अगर सपोज हम बात करें कि प्रोड्यूसर कटिहार में बैठा है पर जिस प्रोडक्ट की डिमांड, जिस प्रोडक्ट को वो बना रहा है उस प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में है, तो वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाने में प्रोड्यूसर को काफ़ी कोस्ट लगेगा ना, काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी एफर्ट लगेगा। तो इसीलिए विद द हेल्प ऑफ होल सेलर वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में गुड्स को प्रोड्यूसर से रिटेलर तक पहुँचाने में काफ़ी उसको हेल्प मिलती है। क्लियर है? Yes, sir. तो होल सेलर की अगर हम फीचर की बात करें तो होल सेलर इज़ अ ट्रेड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बाय और सोल्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल या इंटरमीडिएट यूज। होलसेलर ट्रेड में जो होलसेलर होगा ही विल engaged in not only the number of varieties of goods and services but only a few varieties of goods and services। clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब होलसेलर के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ होलसेलर मतलब
किस तरह के फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा। देखो होलसेलर का लिंक या तो प्रोड्यूसर के साथ है या किसके साथ है, रिटेलर के साथ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो होलसेलर क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन है होलसेलर इनेबल्स द प्रोड्यूसर to reach large number of buyer spread over a wide geographical area through retailer. Yes, होलसेलर ये इनेबल करता है कि जो प्रोड्यूसर है वो पूरी कंट्री में जो भी कंज्यूमर स्प्रेड है उन कंज्यूमर तक चीज़ें वो पहुंचा दे विद द हेल्प ऑफ द रिटेलर। अगर होलसेलर नहीं है प्रोड्यूसर के साथ या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को ये वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में जो बायर्स फैले हुए हैं उन तक अपनी चीज़ें पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो होलसेलर क्या कर रहा है, इनेबल करता है प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर को कि ताकि उनका जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाए विद द हेल्प ऑफ द रिटेलर। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद है दे जनरली टेक द टाइटल ऑफ गुड्स एंड बियर द बिजनेस रिस्क बाय परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स इन देयर ओन नेम। होलसेलर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से सीधा ना चीज़ें खरीद के लाते हैं और आगे सेल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है रिस्क है प्रोड्यूसर का, वो रिस्क जो है वो तो ख़त्म हो जाता है। प्रोड्यूसर ने चीज़ बना दिया, वो आगे बिके या ना बिके उसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होलसेलर है उसने चीज़ों को खरीद लिया एंड देन उसने रिस्क उठाया उस चीज़ को आगे सेल करने का इन देयर ओन नेम। तो ये भी एक फंक्शन है कि प्रोड्यूसर के रिस्क को जो है वो कम कर देता है होलसेलर। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट है दे परचेज इन बल्क क्वांटिटी एंड सेल देम इन द स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर। होलसेलर अपनी जो क्वांटिटी है, अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो ये नहीं है कि 1 kg लाएगा 2 kg लाएगा, वो सीधा का सीधा भाई 1 क्विंटल 1 टन इस तरीके से वो सामान लाएगा, है ना। बल्क में खरीद के लाता है प्रोड्यूसर से और फिर थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट डिफरेंट जो रिटेलर्स होते हैं उनको वो सेल कर देता है। तो काफ़ी सिंपल है या नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद और अदर होलसेलर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है जैसे कि प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट्स को ना डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस क्वांटिटी क्वालिटी। जैसे कि हम देखते हैं कि टाटा टी आती है तो टाटा टी के भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, है ना। 100 ग्राम पैकेट 200 ग्राम टाटा गोल्ड टाटा प्रीमियम ऐसे करके आती है ना, उसको कहते हैं ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो जब होलसेलर गुड्स खरीद के लाता है वेरियस वेराइटीज़ के तो उन्हें ना वो ग्रेड करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्लासीफाई कर देता है। और उन्हें पैकिंग का भी काम करता है स्मॉल लॉट्स में, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, प्रमोशन ऑफ गुड्स का मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह कर देगा गुड्स की, मार्केट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा फ्रॉम रिटेलर के भाई मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, किस तरह के होलसेलर पहले से ही अवेलेबल हैं, collection of the small and scattered order of the retailer and distribution of supplies to them। तो बहुत सारी एक्टिविटी होलसेलर परफॉर्म करते हैं जैसे कि ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन स्मॉल लॉट, स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, प्रमोशन का एंड कलेक्टिंग लॉट ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मार्केट। और रिटेलर से ऑर्डर लेगा एंड उन ऑर्डर को वो सप्लाई कर देगा। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यार इसमें ये लोग कैसे लगाते हैं मीटिंग का, ये लोग ऐसे आते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसकी गूगल मीट की सेटिंग समझ में नहीं आती कभी कभी। चलें अब नेक्स्ट। Yes, sir. Yes, The sir. next point of the function is they they also relieve the retailer of maintaining large stock of articles. Wholesaler helps in equalization of prices between places and the time. Yes, देखो there is a time gap and there is a place gap from producer to the consumer। मतलब प्रोड्यूसर कहीं पे बैठा है और कंज्यूमर कहीं बैठा है और प्रोड्यूसर ने चीज़ें बनाई हैं जनवरी में और वो चीज़ें यूज़ होनी है पूरे साल।
तो इस तरीके के जो ये गैप है, इन गैप को फिल करने में होलसेलर मदद करता है। क्यों? क्योंकि होलसेलर क्या होता है, सीधा प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक रख लेता है एंड देन धीरे धीरे एवरी पार्ट या एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री उसको वो प्रोवाइड कर देता है। तो इससे टाइम एज वेल एज जो प्लेस गैप है उसको इजिली मीट किया जा सकता है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब कोई अलाउड नहीं है, मैं किसी को नहीं एंट्री दूंगा, बहुत हो गया फिर। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ होलसेलर। अब हम बात करेंगे कि ये जो होलसेलर है ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टू मैन्युफैक्चरर एंड टू रिटेलर। देखो होलसेलर का लिंक किनके साथ है, या तो प्रोड्यूसर के साथ है या फिर रिटेलर के साथ है, किसी और के साथ तो नहीं है ना? No, sir. तो हमारा जो होलसेलर है वो क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या सेवाएं जो है अपने मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को देता है। पहली बात है फैसिलिटेटिंग द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर to collect the small orders from retailers and pass the small orders on the manufacturer so that the manufacturer can produce the quantity in on a large scale in a bulk quantity। मतलब हमारा जो होलसेलर है उसका काम होता है रिटेलर से ऑर्डर लेना छोटा छोटा। अब इतने सारे ऑर्डर लेने के बाद वो ऑर्डर वो पास ऑन कर देता है मैन्युफैक्चरर को एंड देन मैन्युफैक्चरर उन सारे ऑर्डर्स को वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करता है। तो इट बेसिकली हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन लार्ज स्केल बेसिस। लार्ज स्केल बेसिस मतलब बड़े पैमाने पे चीजें बनाए। क्लियर है? Yes, sir. अब इससे क्या होता है कि जब वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है, ज़्यादा चीज़ें एक साथ प्रोड्यूस करता है, तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मिलता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि उसकी जो कॉस्ट पर प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर वो मान लो 10 यूनिट बनाएगा तब भी उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है या मशीन वाली कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वाली कॉस्ट है, वो सेम रहने वाली है। अगर वो 10,000 यूनिट बनाने जा रहा है तब भी सेम। तो होलसेलर हेल्प्स द प्रोड्यूसर to make to manufacture the goods and services in the bulk quantity। Clear? Because the wholesaler is getting the number of orders from the retailer। Second point is bearing the risk of the manufacturer। because wholesaler जो होता है वो अपने नाम से चीज़ों को प्रोड्यूसर से खरीदता है एंड देन अपने नाम से ही वो चीज़ें आगे क्या करता है, रिटेलर को सेल कर देता है। इट मीन्स जो भी रिस्क है गुड्स से रिलेटेड वो रिस्क सारा का सारा होलसेलर का हो जाता है। जैसे कि भाई इन दिस प्रोसेस दे बियर वेराइटी ऑफ रिस्क सच एज अगर प्राइस फॉल कर जाता है तो वो होलसेलर को बियर करना पड़ेगा। चोरी हो जाएगी, उसके गोडाउन में रखा हुआ है, पिल फ्रेश टूट फूट हो जाएगी, स्पॉइलेज हो जाएगी, फायर लग जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ रिस्क will not be shared by the producer because the wholesaler has purchased the goods and services from the producer in their own name। so it means it is basically giving the edge या giving the help to the manufacturer कि उसे ये सब जो रिस्क हैं वो अब बियर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. अगर मान लीजिए अगर जो है वो क्या होता है? क्या कह रहे हो? वो सिर्फ पिल फिरेज है ना यहाँ पे? हाँ, ये भी एक तरीके की चोरी ही है। देखना पड़ेगा एक सेकंड। हाँ, मैन्युफैक्चरर को क्यों मिल रही है? क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो चीज़ें बना देता है। अगर सपोज होलसेलर नहीं होगा तो डेफिनेटली वो चीज़ें उसे खुद गोडाउन में रखनी पड़ेगी, खुद आगे कंज्यूमर को सेल करना पड़ेगा। तो अगर सपोज मान लीजिए चोरी हो रही है या प्राइस फॉल कर रहा है तो प्रोड्यूसर को रिस्क बियर करना पड़ेगा। बट अब तो होलसेलर ने उसकी हेल्प कर दी, होलसेलर ने चीज़ें खरीद ली और आगे वो धीरे धीरे रिटेल में सेल कर देता है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब क्या है कि होलसेलर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को एडवांस में पेमेंट कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। सो इट मीन्स अगर मैन्युफैक्चरर को एडवांस में कुछ पैसा अगर चाहिए होता है चीज़ें बनाने के लिए तो वो होलसेलर से मांग सकता है। तो एक्सपर्ट एडवाइज एज द होलसेलर आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द आवाज रिटेलर। नहीं आ रहा है। हेलो, सबको आ रही है आवाज़? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मासूम चेक करो, ठीक है।
तो देखो होलसेलर का ना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रिटेलर के साथ होता है. सो दे आर इन द पोजीशन टू एडवाइज द मैन्युफैक्चरर अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंस, मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी एंड द फीचर्स प्रेफर्ड बाय द बायर. यस, इट मीन्स क्या है कि पैसे की मदद के साथ साथ बहुत सारी अदर सर्विसेज भी वो प्रोवाइड कर सकता है मैन्युफैक्चरर को. क्यों? क्योंकि होलसेलर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रिटेलर के पास होता है, रिटेलर का कंज्यूमर है. तो रिटेलर से वो मार्केट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है ताकि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो फाइनेंशियल लॉस से बच जाए. अगर मान लो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है बट प्रोड्यूसर पुरानी चीज़ें ही बना रहा है तो उससे उसको लॉस होने वाला है. बट होलसेलर उसकी हेल्प कर देता है ये सब इंफॉर्मेशन उसे दे के. क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. नेक्स्ट फंक्शन मैन्युफैक्चरर के लिए है हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन. मार्केटिंग एक ऐसी टर्म है जिसमें बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, ब्रांडिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना. ये सब काम किए जाते हैं प्रोडक्ट के लिए ताकि प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचे और कंज्यूमर को उसके बारे में पता हो. तो होलसेलर टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द नंबर ऑफ रिटेलर who in turn sell these goods to the large number of customers spread over a large geographical area. This relieve the manufacturer from many of the marketing activity and enable them to concentrate on the production activity. Yes, तो बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो होलसेलर परफॉर्म करता है ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर. क्यों? क्योंकि होलसेलर इज सेलिंग द गुड्स टू द रिटेलर एंड द रिटेलर इज सेलिंग द गुड्स टू द नंबर ऑफ कस्टमर. तो यहाँ पे होलसेलर जो होता है वो खुद पैकेजिंग करे, खुद लेबलिंग करे, खुद एडवर्टीजमेंट कर देगा. तो इस तरह की जो एक्टिविटी है मार्केटिंग से रिलेटेड वो मैन्युफैक्चरर को करने की ज़रूरत नहीं है. वो अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ ऑन प्रोड्यूसिंग the goods and services. Clear? Yes, sir. Next function है facilitate production continuity. Means it helps the producer to produce the goods and services on continuous basis. क्यों? क्योंकि होलसेलर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज लेता है किससे, मैन्युफैक्चरर से, उसको स्टोरेज में रखता है एंड देन धीरे धीरे उसे वो क्या कर देता है, सेल कर देता है. तो अगर होलसेलर चीज़ों को सेल करता रहेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर जो हमारा प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा. Yes, sir. और ये भी है कि होलसेलर अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए खुद का स्टोरेज बनाता है. तो अगर प्रोड्यूसर को स्टोरेज बनाना पड़ेगा, मान लो चीज़ें बिक नहीं रही हैं तो वो स्टोरेज में रख लेगा. स्टोरेज में रखने के बाद उसके पास अब जगह नहीं बचेगी तो प्रोडक्शन को कंटिन्यू कैसे करेगा फिर. तो इसीलिए स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है होलसेलर. खुद अपने गोडाउन में, वेयर हाउस में चीज़ों को स्टोर करके रखेगा. तो इससे प्रोड्यूसर को स्टोरेज फैसिलिटी वाला जो बर्डन है वो फील नहीं करने की ज़रूरत है, तो ताकि वो अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी पे लगा सकता है. क्लियर है? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो ये थी हमारी सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर. उसके बाद हम बात करेंगे होलसेलर का जो दूसरा लिंक है वो रिटेलर के साथ है. किसके साथ है? Retailer. अब हम बात करेंगे सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर, कि जो होलसेलर है वो रिटेलर को क्या सर्विस दे सकता है. पहली बात तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स टू द रिटेलर. मींस होलसेलर इंश्योर कि रिटेलर के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको टाइमली फुलफिल किया जा सके. इट मीन्स होलसेलर इज facilitating the retailer to provide the goods and services on right time in order to sell to the ultimate consumer, है ना. If wholesaler is not keeping the storage of the goods and services, तो क्या वो goods and services को retailer तक available करा सकता है टाइम पे? नहीं करा सकता, है ना. अगला पॉइंट है मार्केटिंग सपोर्ट. जो रिटेलर होता है उस रिटेलर को प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट की लेबलिंग, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की सेल्स प्रमोशन, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होलसेलर ही वो सारी वैरायटी जो है, सारी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोड्यूसर एज वेल एज द रिटेलर. सो इट मीन्स क्या है कि यहाँ रिटेलर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाऊँ. जो होलसेलर एडवर्टीजमेंट निकाल रहा है, सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहा है, उससे ही कंज्यूमर को पता चल जाएगा. और इस तरीके से
जो रिटेलर है वो कंज्यूमर के डिमांड को इंक्रीज कर सकता है। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट है ग्रांट ऑफ क्रेडिट सर्विसेज। मतलब सम टाइम अगर रिटेलर्स को सामान चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए क्रेडिट पे, तो होलसेलर ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस। सो दिस इज ऑल्सो अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू द रिटेलर, है ना? हाँ फर्स्ट वाला फिर से बता दीजिएगा, सबसे फर्स्ट। हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स टू द रिटेलर। इट मीन्स क्या है कि होलसेलर इज कीपिंग द स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर बाइंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो होलसेलर अपने पास क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का स्टोरेज रखता है ताकि रिटेलर का जब ऑर्डर आए तो उसको वो इजिली अवेलेबल करा दे। क्लियर है या नहीं है? तो अगर मान लीजिए अगर रिटेलर के लिए होलसेलर नहीं होगा तो रिटेलर के लिए मुश्किल हो सकता है प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करना, और प्रोड्यूसर के लिए भी मुश्किल हो सकता है कि रिटेलर को टाइमली गुड्स अवेलेबल कराना, क्योंकि प्रोड्यूसर बहुत दूर है, रिटेलर भी बहुत दूर बैठा है। क्लियर? पॉइंट है हमारा ग्रांट ऑफ क्रेडिट सर्विसेज। क्रेडिट मीन्स उधार में देना। सो सपोज देर आर सो मैनी रिटेलर इन द मार्केट, और दो तीन होलसेलर हैं उस मार्केट के अंदर, एंड रिटेलर विल ऑलवेज विल गो टू द दैट पर्टिकुलर होलसेलर। तो होलसेलर और रिटेलर का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो होलसेलर को चीज़ें बेचनी है, चाहे वो कैश में बेचे चाहे क्रेडिट में। सो डेफिनेटली द होलसेलर समटाइम प्रोवाइड क्रेडिट सर्विसेज टू द रिटेलर एज वेल, उधार में देना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब उसके बाद है कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज शेयर करना विद द रिटेलर। द होलसेलर स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड नो द पल्स ऑफ द मार्केट। पल्स मतलब नस को जानता है मार्केट का। एंड दे पास ऑन द बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू द रिटेलर। मीन्स यहाँ पे ये बात कहने की कोशिश हो रही है कि होलसेलर जो होता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट में डील नहीं करता, वो एक तरह के प्रोडक्ट में डील करता है और उसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखता है कि भाई उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, एडवर्टाइजिंग कैसे होनी चाहिए, मार्केट में कैसे उसका डिमांड इंक्रीज करना चाहिए एंड ऑल। तो ये सब इंफॉर्मेशन वो पास ऑन कर देता है किसको, रिटेलर को। इट मीन्स क्या है कि रिटेलर को वो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेशलाइज नॉलेज देता है ताकि रिटेलर उसकी मदद से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सपोज क्लोथ से रिलेटेड होलसेलर है। अब जो क्लोथ वाला होलसेलर उसको पता है कि भाई ये पर्टिकुलर क्लॉथ जो होगा मार्केट में चलेगा, इसका ये क्वालिटी है, दिस एंड दिस। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन वो रिटेलर को देगा, तभी रिटेलर भी कंज्यूमर को इजिली इंड्यूस और अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. उसके बाद है रिस्क शेयरिंग। मतलब रिटेलर के रिस्क को भी वो शेयर कर लेता है। कैसे? होलसेलर जो होता है वो बल्क में परचेज करता है और छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को सेल करता है। सो दे हेल्प द रिटेलर इन परचेजिंग स्मॉल क्वांटिटी एंड इट ऑल्सो अवॉइड द रिस्क ऑफ स्टोरेज, पिल्फरेज, ऑब्सोलीसेंस, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट, प्राइस एंड डिमांड फ्लक्चुएशन। मतलब कि भाई हमारा जो होलसेलर है उसे खरीदना है बल्क में, रिटेलर को तो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदना है। तो जब होलसेलर उसको सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदें, ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आ जाए लेने, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इट मीन्स रिटेलर को ना तो स्टोर करने की ज़रूरत है, स्टोर नहीं करेगा तो सीधी सी बात है उसको जो ये चोरी का डर है, ऑब्सोलीसेंस का डर है, रिडक्शन इन द कॉस्ट या प्राइस का डर है, वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो रिटेलर है अगर उसको चीज़ें स्टोर करनी पड़ जाए तो उसको काफ़ी रिस्क होगा, बट अब वो रिस्क जो है वो होलसेलर उसके साथ शेयर कर रहा है। क्लियर? Yes. यस सर। हाँ, तो ये तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था।